हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दोस्तों मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स एएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों अपनी आज की इस वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग चीज डिस्कस करने वाले हैं। आज हम प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे नाबार्ड का फेज 2 का। देखिए ये केवल नाबार्ड प्रीवियस ईयर पेपर फेज 2 का नहीं है। अभी आप बोलेंगे कि इसका क्या फायदा है, अभी तो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं या फिर वो भी स्टार्ट नहीं किया। यहां पे आपको ये समझना बहुत जरूरी है इस स्टेज पे कि अगर मान लीजिए किसी भी एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू है तो आपको उनकी प्रिपरेशन साथ में करनी पड़ेगी। जैसे आप सभी स्टूडेंट्स को, जो भी यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं या फिर बाकी एग्जाम के भी स्टूडेंट हैं, सबको पता होता है कि हमको सारे फेजेस को एक साथ टारगेट करना है। तो सिमिलरली आप अगर अभी फेज 2 का पेपर देख लेंगे और इसको देखने के बाद ना 100% ये गारंटी है कि आपको एक मोटिवेशन जरूर आएगा, चाहे आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की है या नहीं की है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, जरूर आपको मोटिवेशन आएगा। तो मेंस में कैसे क्वेश्चन आए थे और ये भी आपको क्लियर हो जाएगा कि मेंस के लिए अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। जो आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं वही आपको मेंस के लिए भी करना है। तो और साथ में जब सिंक्रोनाइज्ड अप्रोच होगी तो आपको ये क्लैरिटी भी रहेगी। कई बार ऐसा होता है हम पढ़ तो रहे होते हैं बट हमें पैटर्न प्रॉपरली पता नहीं होता, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है। तो सबसे पहले वो कंफ्यूजन दूर करेंगे, पेपर देखेंगे और फिर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो जैसा कि हमने बताया कि प्रिपरेशन के स्टेप, प्रीवियस ईयर पेपर, सिलेबस एंड सोर्सेज एंड स्टडी। तो ये तो आप लोग कर ही चुके हैं प्रीवियस ईयर पेपर एंड कई सारे स्टूडेंट्स ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। हमारा बैच भी स्टार्ट हो चुका है और उसमें डेली क्लासेस चल भी रही हैं। तो वो सिलेबस के अकॉर्डिंग एंड उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर स्टडी आप लोग कर ही रहे होंगे। बट इसके साथ साथ फेज 2 भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और उसको भी आपको अभी से फोकस करना है। तो 90 डेज स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग भी आप पढ़ेंगे तो भी आपका फेज 2 भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो 90 डेज प्लान है वो एआरडी और ईएसआई के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। कंप्लीट टॉपिक हमने वही लिखे हैं जो कि सिलेबस में मेंशन है। तो जो हमारी स्टडी है वो टू द पॉइंट और टारगेटेड है। ओके, तो ये बेसिकली आप देख सकते हैं। जैसे मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूं, अभी मैं आगे आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। एआरडी में सबसे पहला टॉपिक है जो सिलेबस में दिया है, इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर एंड एग्रोनॉमी, और उसके आगे इसको मेंशन किया डेफिनेशन, मेथड्स, मीनिंग, इस टाइप से इसको आगे डिस्क्राइब किया हुआ है। ओके, और फेज 2 में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो यहीं से पूछा गया था, और पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था, डेफिनेशन दी थी और पूछा था इसको क्या कहते हैं और उसको एग्रोनॉमी कहते हैं। तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन। देन क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स के क्लासिफिकेशन पे बेसिक क्वेश्चंस, क्रॉपिंग सिस्टम पे 3 से 4 क्वेश्चंस। देन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर पे हमेशा क्वेश्चन आता है पिछले 3-4 साल में। देन सीड प्रोडक्शन में वो टैग कलर जनरली पूछ लेते हैं। देन ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो अगर आप ये देखेंगे ना, केवल जो ये स्टार्टिंग के टॉपिक्स हैं इसी में लगभग आपको जो एआरडी में 40 क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं, उसमें जो कंसेप्चुअल 20 क्वेश्चन आते हैं, 15-16 यहीं से मिल जाते हैं। ओके, तो अभी आज हमारा पेपर 2 फेज 2 मेन मुद्दा है। तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि 2 पेपर होते हैं। पहला होता है जनरल इंग्लिश, जो डिस्क्रिप्टिव होता है, 100 मार्क्स का होता है। 3 क्वेश्चन इसमें आते हैं। और इस बार जो पेपर हुआ था उसमें एक तो ऐसे राइटिंग था जिसमें 300 वर्ड लिमिट दी थी और ये 30 मार्क्स का था। ओके, इसके अलावा लेटर राइटिंग था, उसमें कोई वर्ड लिमिट वहां पे मेंशन नहीं की थी, और ये ऐसे राइटिंग 40 मार्क्स का था, लेटर राइटिंग 30 मार्क्स का था। इसके अलावा प्रेसी राइटिंग जो था वो 30 मार्क्स का था और इसकी वर्ड लिमिट थी 120 वर्ड्स। तो यहाँ पे सफिशिएंट टाइम था आपको सारी चीजें लिखने के लिए और इसका टाइम था 90 मिनट्स। ओके, तो अभी इसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे कौन कौन से क्वेश्चंस उसमें पूछे गए थे। देन जो पेपर 2 था, ईएसआई एंड एआरडी, यहाँ पे मेंशन नहीं किया है बट वो क्वेश्चंस वहां पे थे। इसमें क्या था, 50 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव थे और 50 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव थे। 50% मार्क्स के क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव थे। जो 50 मार्क्स के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव थे उसमें 10 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के थे और 20 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के थे। तो 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव और 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव। 50 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव में 3 क्वेश्चन दिए गए थे 15 मार्क्स के, जिसमें से कोई भी 2 ऑप्ट करने थे। 3 क्वेश्चन दिए गए थे 10 मार्क्स के, जिसमें से कोई भी 2 ऑप्ट करने थे। तो ये पूरा हो गया 30 + 20 50 मार्क्स। तो 50 मार्क्स का एआरडी यानी ईएसआई डिस्क्रिप्टिव में भी पूछा गया था और 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव। और इसके साथ साथ ये दूसरा पेपर था, पहला पेपर, बीच में थोड़ा टाइम, फिर ये पेपर। ओके, सो ये तरीका था और ये बेसिकली पैटर्न था नाबार्ड मेंस का, जो कि मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी चेंज होगा, इस बार फिर से चेंज नहीं होगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि ऐसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग एंड लेटर राइटिंग, ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। ये ईएसआई का सिलेबस है। किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करना है जहां पे सिलेबस दिया, सबसे पहले सिलेबस पास में होना चाहिए। जो भी आप पढ़े टू द पॉइंट और टू द अकॉर्डिंग टू द सिलेबस होना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में एग्रीकल्चर डेफिनेशन, मीनिंग एंड ब्रांचेस, एग्रोनॉमी डेफिनेशन, मीनिंग एंड ब्रांचेस, प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर डेफिनेशन, मीनिंग एंड ब्रांचेस।
तो हर चीज में डेफिनेशन, मीनिंग एंड ब्रांचेस अगर आप इतना भी क्लियर करके चलते हैं तो आपका प्रीलिम्स और मेंस के भी काफी क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं। बहुत इन डेप्थ जाने की, एग्रीकल्चर को डीप स्टडी करने की कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये बेसिक सा एग्जाम है या जिसमें केवल सुपरफिशियल हमें नॉलेज चाहिए, एग्रीकल्चर की बेसिक नॉलेज हमें चाहिए। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। 1 मार्कर क्वेश्चन था, नॉर्मल क्वेश्चन था, GAE कुछ भी इसको आप कह सकते हैं। Which of the following ministries are under control of श्री पीयूष गोयल? तो पीयूष गोयल जी के अंदर में कौन कौन सी मिनिस्ट्री हैं, ये बेसिकली पूछा गया था। ऑप्शंस यहाँ पे 4 दिए गए थे, बट अब वैसे उनके पास 3 मिनिस्ट्रीज हैं, बट यहाँ पे मेंशन जो है वो 2 मिनिस्ट्री हैं, एक तो कॉमर्स, दूसरी टेक्सटाइल। वैसे उनके पास एक मिनिस्ट्री ऑफ फूड, कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन भी है, तो ये मिनिस्ट्री इनके पास है। तो ये आप समझ सकते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है नाबार्ड के मेंस में। Then what is the maximum limit of loan amount to be sanctioned under the प्रधानमंत्री मुद्रा योजना? जो मुद्रा योजना के अंतर्गत मैक्सिमम कितने अमाउंट का लोन दिया जा सकता है? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, अगेन 10 लाख रुपीज। और सिमिलर क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो आप देख रहे हैं कि कोई भी डिफरेंस नहीं है, ऐसा नहीं है कि लेवल बहुत ज्यादा हाई हो गया, बिल्कुल आप समझ ही नहीं पाएंगे। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इवन अगर क्लासिफिकेशन भी पूछ लिया जाता कि जो शिशु है, देन किशोर है, देन तरुण है, उसकी क्या, इसमें किशोर की क्या लिमिट है, तो हम कह सकते हैं थोड़ा सा इन डेप्थ है, बट ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था। जो शिशु होता है उसमें अप टू 50,000 रुपीज का जो लोन दिया जाता है उसको शिशु कैटेगरी में। देन जो किशोर है उसको 50,000 से 5 लाख, देन 5 लाख टू अबव ये तरुण में, 5 लाख टू 10 लाख बेसिकली, बस यहीं तक इसको दिया जा सकता है, इससे ऊपर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कवर नहीं होता है। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि फेज 2 में भी पूछा गया था। देन थर्ड क्वेश्चन है कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम ऑफिसर इज टू एंश्योर दैट एनीवन हु अप्लाइज फॉर द वर्क गेट्स एम्प्लॉयमेंट विद इन। मनरेगा से क्वेश्चन है। मनरेगा से क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में भी मेंस में मिलेगा, गारंटीड है, चाहे वो गारंटीड वहां पे वर्क प्रोवाइड होता है मनरेगा में, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन गारंटीड है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसका आंसर है 15 डेज में पीओ को एम्प्लॉयमेंट देना ही होता है। देन ये क्वेश्चन है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि काफी क्वेश्चंस ऐसे थे या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो प्रीलिम्स में भी मेंस में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको याद हो तो ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा गया था कि इंडियाज न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज सेट टू रिप्लेस 10+2 विद किस वाले प्रोग्राम से? तो ये 5+3+3+4, 5+3+3 स्कूल एजुकेशन, देन 4 ये जो है ये कॉलेज एजुकेशन, इसको भी इसमें इंक्लूड कर दिया है। ये कुछ क्वेश्चन थे जो ESI के थे। देन अब हम ARD के क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अगेन 1 मार्कर है। तो क्वेश्चन आप देख सकते हो, पहला क्वेश्चन है नेम द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज डील्स विद प्रिंसिपल्स प्रैक्टिसेस ऑफ सॉइल वाटर एंड द क्रॉप मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल्स प्रैक्टिसेस ऑफ सॉइल वाटर एंड क्रॉप मैनेजमेंट, तो ये सारी चीजें कहां पे हो रही है? फील्ड में। और एग्रोनॉमी कौन सी साइंस है जो फील्ड मैनेजमेंट से रिलेटेड काम को देखती है, जैसे कि क्रॉप प्रोडक्शन। तो क्रॉप प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे कवर होते हैं एग्रोनॉमी में। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो एग्रोनॉमी का इज द करेक्ट आंसर। बाकी भी आप अगर ऑप्शन देखते हैं, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर एज इट इज कुछ नहीं होता। एक्सटेंशन साइंस का मतलब होता है, या फिर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का मतलब होता है टू एक्सटेंड, टू बेसिकली टू स्ट्रेच। तो मतलब जो नॉलेज है या फिर जो रिसर्च है या फिर जो डिस्कवरीज है उनको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या रिसर्च इंस्टीट्यूट से लेके फार्मर के पास ले जाना, ये एक्सटेंशन का काम होता है। क्रॉपिंग सिस्टम, तो क्रॉपिंग सिस्टम है फील्ड में, किस क्रॉपिंग सिस्टम में हम क्रॉप लगा रहे हैं। सॉइल साइंस है जो सॉइल के बारे में स्टडी करता है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल प्रैक्टिसेस ऑफ सॉइल वाटर एंड क्रॉप मैनेजमेंट, क्रॉप मैनेजमेंट के लिए हम सॉइल एंड वाटर का पढ़े। सिर्फ अगर हम सॉइल की स्टडी करेंगे एज अ यूनिट तो वो सॉइल साइंस में आएगा। देन practice of forestry in area devoid of tree growth and other vegetation situated in places away from the conventional forest area। कन्वेंशनल फॉरेस्ट एरिया से दूर, जहां पे बिल्कुल भी पेड़ नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं बिल्कुल कोई पेड़ नहीं, वहां पे अगर हम फॉरेस्ट को करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? तो आप इसको समझ सकते हैं, अगर इस ऑप्शन को भी आप देखेंगे तो भी आप इजीली इसको आंसर कर सकते हैं, एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। जैसा मैंने अभी आपको जस्ट एक्सप्लेन किया था, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का मतलब होता है टू एक्सटेंड। तो सिमिलरली डिवॉइड एरिया है कन्वेंशनल फॉरेस्ट से, जहां पे फॉरेस्ट नहीं है वहां पे हम लेके जा रहे हैं, तो उसको एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री कहा जाता है। सिल्वीकल्चर बेसिकली जो फॉरेस्ट की साइंस है उसको सिल्वीकल्चर कहा जाता है। एग्रो फॉरेस्ट्री में जिसमें ऐसी फॉरेस्ट क्रॉप जो कि एग्रीकल्चर के साथ कंबाइन करके ग्रो की जा सकती है उसको एग्रो फॉरेस्ट्री बोलते हैं। सोशल फॉरेस्ट्री बेसिकली सोशल फॉरेस्ट्री है, जैसा नेम इंडिकेट कर रहा है। तो ये काफी इजी क्वेश्चन भी है, अगर आप थोड़ा सा उसको अच्छे से समझेंगे तो इजीली आंसर कर सकते हैं।
देन इन द प्रोसेस ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन, ये एक टाइप की वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव मेथड होती है। बेसिकली सीड्स के अलावा माइक्रो प्रोपगेशन मतलब प्लांट के किसी भी पार्ट से हम दोबारा प्लांट को रीजनरेट कर लेते हैं, उसको माइक्रो प्रोपगेशन बोला जाता है। तो उसमें क्या होता है, प्लांटलेट्स, मान लीजिए हमने लीफ को बहुत छोटे छोटे पार्ट में कट किया और उसको एक मीडियम में डाल दिया और हर एक पार्ट से एक नया प्लांट रीजनरेट हुआ। तो ये पूछ रहे हैं कि प्लांटलेट्स, तो उनको हम प्लांटलेट्स बोलेंगे। ग्रेजुअली एक्लिमेटाइज्ड बिफोर प्लांटेशन इन फार्म इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं, हार्डनिंग। मतलब उसको पहले वो लैब कंडीशन में होगा, जैसे टिश्यू कल्चर भी होता है, तो उसमें क्या होता है कि हम एक लीफ को, मान लीजिए लीफ है, इससे हमने छोटा सा पार्ट लिया, उसको बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, देन हमने इसका कल्चर बनाया। बेसिकली कल्चर हम बनाते हैं और इसमें जो भी कल्चर होता है, एमएस मीडियम जनरली हम ग्रो करते हैं, उसमें इसका प्लांट का पार्ट डाल दिया, तो क्या होता है, ये यहाँ से रूट जनरेट हो जाती है, यहाँ से शूट जनरेट हो जाती है। अभी ये क्या लैब कंडीशन में है और ये इसके अंदर है, लैब कंडीशन में है, तो लैब कंडीशन से उसको फील्ड कंडीशन में ले जाना है, क्योंकि ग्रोथ तो बाहर ही होगी, तो उस कंडीशन में ले जाने तक इसको पूरा मजबूत बनना होता है फील्ड के लिए, तो उसको हम हार्डनिंग बोलते हैं। सो तो ये क्वेश्चन पूछा गया था फेज 2 में। Then, under One Nation One Ration scheme, the government has recently launched the app to locate the nearest fair price shop. पास की राशन की दुकान पहचानने के लिए ऐप लॉन्च की गई, उसका क्या नाम है, मेरा राशन ऐप। तो ये क्वेश्चन बेसिकली 1 मार्क में पूछे गए थे। तो आई होप कि इसमें आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं लगा होगा कि जिसमें आपको बहुत इन डेप्थ नॉलेज की जरूरत थी। इवन जिन भी स्टूडेंट ने अभी पढ़ाई स्टार्ट की है और जो भी स्टूडेंट्स अभी 90 डेज वाला फॉलो कर रहे होंगे, उनके ये सारे टॉपिक आई होप कि कवर हो गए होंगे, अगर करंट का हम कुछ थोड़ा सा छोड़ दें। देन अगर अभी हम 2 मार्क का क्वेश्चन भी देखें तो भी आप ये देखेंगे ये भी आपके कवर्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसके लिए आपको बहुत इन डेप्थ स्टडी करने की जरूरत है। पहला क्वेश्चन है, वेब इनेबल्ड वर्कफ्लो बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप्ड फॉर द MIDH। अगेन ये करंट का क्वेश्चन है, ऑल्दो ये हमने तब अपने कवर किया था। जो हम लोग करंट अफेयर्स ARD प्रोवाइड कराते हैं फोर्टनाइटली अपने कोर्स में, उसमें हम ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली उसमें ये कवर्ड था उस टाइम भी। तो ये हॉर्टिकल्चर एरिया प्रोडक्शन इंफॉर्मेशन सिस्टम है, हैपिस इसको बोला जाता है। ये एक इसका एम यही है कि रियल टाइम में हमें सारा का सारा डेटा डिजिटली अवेलेबल हो, तो इसके लिए हैपिस को लॉन्च किया गया था। देन दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे ज्यादा वेजिटेबल प्रोडक्शन किस स्टेट में है। तो उस समय सेकंड एडवांस एस्टिमेट रिलीज हुआ था जुलाई के टाइम पे, वही लेटेस्ट था। उसके अकॉर्डिंग यूपी वाज द लार्जेस्ट। अभी भी वही है, डेटा भी चेंज नहीं हुआ है, जो टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन है वो चेंज हुआ है, बट अभी जो स्टेट वाइज स्टैटिस्टिक्स है वो भी हमारे पास लेटेस्ट यही अवेलेबल है। इसमें आप देखेंगे यूपी का जो प्रोडक्शन है ये 29191 है और वेस्ट बंगाल का 29095 है। इसमें काफी कंफ्यूजन भी हुआ था, क्योंकि जनरली पहले वेस्ट बंगाल हाईएस्ट या फिर लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट होता था, बट इस बार ये उत्तर प्रदेश था। और इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि एग्जाम में रेफरेंस देख के पूछा गया था कि अकॉर्डिंग टू द सेकंड एडवांस एस्टिमेट ऑफ द हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन विच स्टेट इज लीडिंग इन द वेजिटेबल प्रोडक्शन। तो ये आपको समझना है। और सिमिलरली फिर ये क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड एडवांस एस्टिमेट कितना है। आप समझ सकते हैं कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि हम बहुत बार डिस्कस करते हैं। इवन हमारी जो YouTube की प्रमोशनल वीडियोस होती हैं या फिर हम उसमें हर चीज में ये यूज करते हैं कि जो भी लेटेस्ट डेटा आता है या फिर जितनी भी सारी चीजें आती हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वेजिटेबल प्रोडक्शन से रिलेटेड, वो हम लोग यूज करते हैं। तो 329.86, हालांकि अभी ये लेटेस्ट अपडेट हो गया, अभी मैंने आपको कुछ दिनों बाद दिखाया भी था। ये 334 मिलियन टन है अकॉर्डिंग टू द फाइनल एस्टिमेट ऑफ 2020 एंड 21। ओके, तो ये बेसिकली अभी ये रिवाइज होकर 334 हो चुका है। देन दूसरा पैराग्राफ था फूड क्वालिटी एंड सेफ्टी पे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी स्कीम क्लस्टर बेस्ड अप्रोच पे ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए वर्क कर रही है, तो परंपरागत कृषि विकास योजना। देन ये क्लस्टर बेस्ड अप्रोच है, इसमें क्या कि इंडिविजुअल फार्मर को ऐसे रजिस्टर नहीं करते, 50 फार्मर या उससे ज्यादा का ग्रुप होना चाहिए, 50 हेक्टेयर से ज्यादा लैंड उनके पास होनी चाहिए। Which state has the highest area under the organic farming? अगेन ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था और बहुत इजी क्वेश्चन था, जो कि बहुत ज्यादा डिस्कस होता है। तो ये मध्य प्रदेश में है, एपिडा की साइड पे अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा जो पैराग्राफ था वहीं से लिया गया था और उसी से क्वेश्चन पूछे गए थे। सो ये क्वेश्चन है इसका आंसर। देन एज पर एपिडा विच कॉमोडिटी है जो सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में आती है, तो वो है ऑयल सीड्स। अगेन ये भी वही क्वेश्चन था क्योंकि उसी पैरा से थे। तो आप देख सकते हैं कि 2 मार्कर क्वेश्चन भी कितने इजी पूछे गए थे, 100% ऑर्गेनिक स्टेट, और यही प्रीलिम्स में भी पूछा गया था। तो अगेन क्वेश्चन सिमिलर हो सकते हैं और डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं। देन पैराग्राफ ऑन एजुकेशन सेक्टर, तो एक तो ये कि फाउंडेशन पिलर ऑफ द पॉलिसी एंड अलाइंड विद द एजेंडा ऑफ 2030 फॉर द, किसके लिए है, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए है। तो अभी कुछ भी बात होती है
तो वो जनरली फोकस किस में होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। ये दोनों चीजें आज के टाइम पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फाउंडेशन ऑफ एनईपी। तो एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की क्या फाउंडेशन नहीं है, ये सब इसकी फाउंडेशन है, लीडरशिप कोई फाउंडेशन इसमें नहीं है। देन विच वन इज करेक्ट रिगार्डिंग टू द रिपोर्ट, तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो ये सारी ही चीजें करेक्ट थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू देन रेफर टू द स्कीम, तो बी एंड सी था। अगेन इसको भी हम डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन था। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, हमने पूरा पेपर पीडीएफ फॉर्मेट में बनाया है जिसको कि आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। देन बैंकिंग रेगुलेशन पे था, which following acts is mentioned in the paragraph, तो वो बेसिकली पूछा गया था। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के बारे में वो था। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, इनको भी बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करते हैं। 15 मार्क क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगर आप एआरडी के क्वेश्चन या फिर एग्रीकल्चर से क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे, लाइक एमएसपी स्कीम प्रोटेक्ट फार्मर फ्रॉम द प्राइस फ्लक्चुएशन एंड मार्केट इंपरफेक्शंस रिव्यू। तो एमएसपी के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए थी। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंगली बताता हूँ, जब हम लोग फेज 2 के लिए प्रिपरेशन करवा भी रहे थे तो भी हमने जो अपना क्वेश्चंस डिस्कस किए थे वो सबसे पहला क्वेश्चन एमएसपी पे ही था। अभी मैं आपको उसका दिखाऊंगा भी और इसका पूरा डिस्क्रिप्टिव आंसर भी हमने लिखा है। देन दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्क्राइब व्हाई एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर एट द डब्ल्यूटीओ इज रिडल्ड विद द डीप इम्बैलेंसेस। अगर आज के टाइम पे आप न्यूज में देखेंगे ना, डब्ल्यूटीओ एग्रीकल्चर इश्यूज बहुत सारे हैं। जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, वो भी बहुत से कंट्रीज में उन्होंने विजिट किया था इसी चीज के लिए कि जो डब्ल्यूटीओ के रेगुलेशंस हैं वो बैलेंस रहे। और वो ऐसा क्यों हो रहा है आज के टाइम पे सबसे ज्यादा, क्योंकि जो वीट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज थी, रशिया एंड यूक्रेन, वो अभी युद्ध में लगी हुई है। तो हमारे पास बहुत अच्छा चांस है। बेसिकली इंडिया बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है आफ्टर दोज कंट्रीज। सो देन थर्ड क्वेश्चन था, व्हाट इज क्रॉस ब्रीडिंग, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग, गिव द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। तो ये थोड़ा सा एक हम क्वेश्चन कह सकते हैं कि जो बहुत एग्रीकल्चर में डीप नॉलेज जिसके लिए रिक्वायर्ड थी, तो केवल एक ये क्वेश्चन था। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसके लिए बहुत इन डेप्थ नॉलेज होना जरूरी है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये प्रैक्टिस क्वेश्चन में या फिर मॉक में हमने प्रोवाइड किया था, व्हाट इज एमएसपी, एजेंसीज इन्वॉल्व्ड इन मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एमएसपी, हाउ एमएसपी हेल्प फार्मर टू एंश्योर द रिनमरेटिव रिटर्न। तो ये हमने दिया था, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो आप उसको एक बार जस्ट गो थ्रू भी कर सकते हैं और इन आंसर को दोबारा से रिराइट करने की कोशिश कीजिए। देन ये सिमिलरली क्रॉस ब्रीडिंग वाला क्वेश्चन, तो उससे क्या होगा, आपकी बेसिकली अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी और आप समझ भी पाएंगे कि आपको मेंस को डिस्क्रिप्टिव में कैसे लिखना भी कैसे है। देन 10 मार्कर क्वेश्चन में एक्सप्लेन द ड्रिप इरिगेशन, ये क्वेश्चन था। देन सोशल फॉरेस्ट्री, देन थर्ड क्वेश्चन था एग्रीकल्चर डेट फ्रॉम द नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। तो अगर आप बेसिकली देखेंगे यहाँ पे आपको 15 मार्क क्वेश्चन में और 10 मार्कर क्वेश्चन में ऐसा कोई बहुत ज्यादा इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं था जो इकोनॉमिक्स से पूछा गया। जो सबसे बड़ा डाउट रहता है स्टूडेंट को कि सर इकोनॉमिक्स तो नहीं पूछ लेंगे, आपको ये समझना है कि इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज है एंड अगेन दैट आर रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, उसके अलावा के ज्यादा मतलब नहीं है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं केवल एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो इश्यूज है वही डिस्कस हुए। ऐसा नहीं कि कोई भी स्कीम या फिर हम कह रहे हैं कि जो इंडस्ट्रीज रिलेटेड स्कीम्स हैं वो कुछ भी यहाँ पे डिस्कस नहीं आपने यहाँ पे देखी होंगी। तो ये था बेसिकली एआरडी एंड ईएसआई का। देन इंग्लिश का जैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ऐसे राइटिंग 300 वर्ड्स का था, तो उसमें ये टॉपिक्स थे, टूरिज्म सेक्टर के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, डाइवर्सिटी इन कंटेक्स्ट ऑफ वर्क प्लेस एंड स्कूल ड्रॉप आउट्स इन इंडिया। देन लेटर राइटिंग थी, इसमें वर्ड लिमिट प्रेस्क्राइब नहीं थी बट 30 मार्क्स का ये था। तो ये अगेन ये टॉपिक आप देख सकते हैं। प्रेसी राइटिंग था जिसमें कि 120 वर्ड्स में लिखना था। सो ये था पूरा पेपर फेज 2 का एंड आई होप कि इसको देखने के बाद आपको ये तो लगा होगा कि इतनी कोई बहुत ज्यादा डीप नॉलेज की जरूरत नहीं है एआरडी और ईएसआई की। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो सिलेबस है आपको उसको कवर करना है और अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ते हैं तो फिर ये बहुत ईजी होता है। अदरवाइज आप कुछ भी कहीं से भी कुछ भी पढ़ लेते हैं तो फिर वो थोड़ा सा हमें लगता है कि यार एग्रीकल्चर में ये टॉपिक भी कैसे कवर होगा। तो आपने क्या करना है, केवल सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते रहना है। इसके अलावा अगर आप IXMB के साथ ही प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारा ऑलरेडी बैच स्टार्ट हो गया, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वैसे भी हमारा जो IXMB का मटेरियल है वो आपको बिल्कुल जब भी आप ज्वाइन करते हैं हमारे कोर्स में वो हमेशा रेडी मिलता है। हमारा जो अप्रोच है वो ये है कि हर एक टॉपिक जो भी सिलेबस में मेंशन है उससे रिलेटेड एक कंसेप्ट वीडियोस जो कि शॉर्ट वीडियो होती है और क्रिस्प होती है, उसके अलावा जो क्रिस्प नोट्स हैं, उसके अलावा चैप्टर टेस्ट फॉर द पर्टिकुलर टॉपिक। सिमिलरली सारे टॉपिक्स कवर रहते हैं, तो आप कभी भी जब भी ज्वाइन करते हैं तो आप उसको कवर कर सकते हैं। और इसके अलावा डिटेल के लिए हमारी रेगुलर लाइव क्लासेस होती है जिसका स्टडी प्लान हमने पहले से ही आप लोग को शेयर किया है, इसमें भी हम फिर से कर देंगे, आप उसको देख सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पे एक्सपर्ट फैकल्टी है और स्पेसिफिकली जो एग्रीकल्चर सेक्टर से आप देख सकते हैं
सीपी मोहन सर हैं जो एक्स-सीजीएम नाबार्ड रहे हैं वो। गाइडेंस सेशन के लिए प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार सर हैं, सीपी जोशी संजीव सर। इसके अलावा स्पेशल एग्रीकल्चर फैकल्टी अगर आप देखेंगे तो सीपी जोशी, डॉक्टर दीपा जोशी हैं, पुलकित चावला एंड डॉक्टर आराधना चिलवाल, अंकिता दुबे और कैलाश तिवारी। तो यहाँ पे आपको स्पेशलाइज्ड एग्रीकल्चर फैकल्टी मिलेगी जिन्हें पता है कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग कितना पढ़ना है। ये नहीं कि आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ भी पढ़ने के लिए तो कोई लिमिट ही नहीं है। आप किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज का पूरा बीएससी एग्रीकल्चर का प्रोग्राम उठा के पढ़ सकते हैं। ओके, सो ये चीज आपको ध्यान रखना होता है अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे। और स्पेसिफिकली ईएसआई के लिए जो हमारी भी फैकल्टी थी उनका इस बार सिलेक्शन हो गया, तो उनका बहुत सारा मटेरियल उनके द्वारा ही बनाया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने कितना टू द पॉइंट और स्पेसिफिक बनाया होगा। ओके, सो अगर आप अभी ज्वाइन करना चाहते हैं सो यू कैन गेट द 30% ऑफ ऑन आवर कोर्सेज। तो आप इसको विजिट करें, iexambee की साइट को विजिट करें, आपको प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट वहां पे मिल जाएंगे, आप उन्हें भी अटेम्प्ट करें। इसके अलावा आप कोर्स का डेमो ले सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं तो। ओके, सो किसी भी डाउट एंड क्वेरी के लिए आप हमें पूछ सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।